हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात करेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के। इस चैनल पर आपको पिछले महीने के भी जितने भी करंट अफेयर्स है वो भी मिल जाएंगे। सो आपको महीने में 2 वीडियो मिलते हैं जहाँ पे मैं फर्स्ट एंड सेकंड वीक और फिर थर्ड और फोर्थ वीक, मतलब 2 वीडियोज़ में आपको सारे करंट अफेयर्स जो काम के हैं, मतलब इतने भी नहीं पढ़ना है हमें कि खूब सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ इन 2 वीडियो के माध्यम से जो काम की चीज़ें जो एक्चुअल में पढ़ना चाहिए हमें, जिससे आजकल रीसेंट ट्रेंड क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो सब चीज़ इसमें कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है। सो अब जैसे एक क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्लैक स्टॉर्क क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ ध्यान रखना कि भाई ये एक बर्ड है, मतलब कई बार बेसिक चीज़ें नहीं हमें समझ आ पाती। तो और उसमें कोई हमारी गलती नहीं है कि नहीं आती तो नहीं आती भैया, अब उसको ठीक तो करना पड़ेगा। लेकिन तो ठीक ऐसा करना पड़ेगा कि जितनी हो सके उतनी अवेयरनेस रखो अपने पास। तो स्टॉर्क का मतलब यहाँ पर एक बर्ड होता है, पहली चीज़। फिर कहाँ दिख रहा है ये? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत लोगों ने नाम सुना होता है लेकिन कई बार पता नहीं इसकी लोकेशन। तो भैया अपने को कम से कम पता रहे कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है। ब्लैक स्टॉर्क को कम से कम ये पता हो कि IUCN ये लीस्ट कंसर्न पे है, न तो मतलब कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड या बहुत ही संकटग्रस्त ऐसा कोई पक्षी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये घास के मैदानों के जो क्षेत्र होते हैं हमारे, या एक तरह से विंटर सीजन में इसके माइग्रेशन अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सब सहारन अफ्रीका और एशियन पॉपुलेशन का जो क्षेत्र है, मतलब एक जो बेल्ट अपना पृथ्वी का ये बीच वाला ये वाला जो देखने को मिलेगा आपको, वहाँ पर देखने को मिलता है ये। ठीक है। तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इन 3 कॉन्टिनेंट्स में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। मतलब ये नेटिव उधर नहीं मत जाना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की तरफ। और फिर क्वेश्चन आएगा हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अपने को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये वैसे भी काम का है क्योंकि बर्ड सेंचुरीज़ के लिए अब जब मान लीजिए रशिया से इधर इंडिया की तरफ जब कोई बर्ड्स आते हैं तो बीच में ये इनका सेंट्रल जो एशियन फ्लाईवे है, मतलब जहाँ से ये एक जंक्शन की तरह मान लीजिए बर्ड्स के, तो बर्ड के जंक्शंस आपको यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये बर्ड्स के दृष्टिकोण से एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ये इसकी कुछ लोकेशन है। ठीक है भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 50% का डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी पर। ये साल के सबसे बड़े ऑफर्स में से ये वाला ऑफर है कि जहाँ पर आप अनअकैडमी पर 50% डिस्काउंट और साथ में 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट फ्री टेस्ट है। इस टेस्ट को सबको देना है। ये 26 नवंबर को होने जा रहा है। और जो नए फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर हो रहे हैं वो 4 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर, सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप अपनी कंप्लीट UPSC की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही मतलब आपको कंटेंट एनरिच्ड मिलेगा। लाइव रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे तीनों चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रोज़ शाम को 7 बजे 5:30 बजे फ्री स्पेशल क्लास हो रही है अनअकैडमी पर, फ्री। जी हाँ। और फ्री का मतलब ये नहीं आप देखेंगे तो कंटेंट ऐसा कि चीज़ें याद हो जाएं, आपको याद कर सकते हो। पोलिंग मतलब लाइव क्लास का इंटरेक्शन जो है अनअकैडमी का आप ले सकते हैं। सर्च करना है आपको अनअकैडमी पे जाके सुदर्शन गुर्जर, ये मेरी प्रोफाइल, नीचे यहाँ पर आप ये क्लासेस को देख पाएंगे। उड़ीसा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो भी न्यूज़ में थी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब पहली बार डायरेक्ट सवाल आएगा ना तो हमको ऐसा लगेगा कि यार यार ये कहाँ है, देवरीगढ़ कहाँ है। लेकिन ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ तो उड़ीसा में देवरीगढ़ है। ये वैसे भी न्यूज़ में रहा है साल भर, लास्ट ईयर भी टाइगर रिजर्व के बनाने के उसमें कि काफ़ी उसमें था कि भाई हमें टाइगर रिजर्व वगैरह मिले, तो जैसा भी आएगा न्यूज़ आपको मिल जाएगी। बट देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे भी उड़ीसा में, ये अपने को याद रखना है। यहाँ पे अपने को धोलेज मिले थे। धोले क्या होता है? तो ये डॉग है, डॉग की प्रजाति है, एशियन वाइल्ड डॉग जिसे हम लोग कहते हैं। तो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में, ये याद रखना है। ठीक है। नज़दीक हीराकुद डैम, महानदी रिवर का संबंध है, ये भी अपन याद रख सकते हैं। और काम की चीज़, ये यहाँ पर इसकी लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। उड़ीसा का ये पार्ट हो गया। यहाँ पर आप लोग नॉर्मली देखेंगे तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आए दिन वैसे भी न्यूज़ में रहती, तो इसको ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात, धोले वाइल्ड डॉग जो है ये हम ज़्यादातर सिक्किम कंचनजंगा नेशनल पार्क से लगा के इधर साउथ की तरफ भी पढ़ सकते हैं। तो ये मिले थे भैया। यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा था लेकिन 2 कारणों से पढ़ा है आपको। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में याद रखवाने के लिए, और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ये धोले। कई बार धोले नहीं समझ में आता अपने को क्या है, तो पता लगे कहीं फिश वगैरह कहीं ले गए, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखना। ठीक है। तो ये भारत के लगभग बहुत सारे हिस्सों में ये देखा जाता है। ठीक है। तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है। साइट्स मतलब जो एक ऐसा कन्वेंशन जो कि इलीगल ट्रेडिंग वगैरह को रोकता है। सोलर अलायंस हुआ था भैया, ये सबको पता होना चाहिए। सोलर अलायंस तो मतलब पढ़ के ही जाना, क्योंकि भारत का इनिशिएटिव रहा है ये। तो नई दिल्ली में ये हुआ। इसमें क्या हुआ कि वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है उसका क्या बढ़ाया गया है। मतलब कि यदि कोई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जब पैसे वगैरह की ज़रूरत होती, फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती, तो उस चीज़ में सरकार की ओर से आपको और ज़्यादा जो है ये मिलेगा पैसा,
एक तरह से आप कह सकते हो कि मतलब जो सोलर प्रोजेक्ट्स है उसमें उनको 10% से 35% बढ़ा दिया गया है। तो एटलीस्ट याद रखना है कि इस अलायंस के तहत हम लोग फंडिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो हाँ करते हैं। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी भी जो है प्रोवाइड की गई है, इसमें हम लोग $35 मिलियन जो हैं, इतना पैसा जो है इसमें सोलर अलायंस के द्वारा दिया जाएगा। इसमें पेमेंट की गारंटी फंड है, मतलब पेमेंट गारंटी फंड की बात कर सकते हो, इंश्योरेंस दिया गया है, प्रोजेक्ट रिस्क के दी है, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारी चीज़ों इस बार नई थी। तो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के बारे में कोई पूछ ले कि किसके द्वारा ये आया गया है या किसके द्वारा है, किसके बारे में बात हो रही है, तो अपने को कम से कम पता रहना चाहिए कि भैया ये सोलर अलायंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में सोलर अलायंस के बारे में जो पेरिस डिक्लेरेशन था, मतलब क्या हुआ था कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा समस्या बन रही थी, तो सारे दुनिया के देश एकत्रित हुए और उसमें क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस के तहत ये बात ली गई कि अब हम कोई टारगेट नहीं देंगे देश को खुद अपना टारगेट लेना पड़ेगा, खुद अपने डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस लेने पड़ेंगे। तो उस दौरान भारत ने भी अपने द्वारा एक बहुत बड़ा ये अनाउंसमेंट किया था कि हम एक सोलर अलायंस बनाते हैं। दुनिया के जितने भी सनशाइन बेल्ट कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे सूर्य बहुत ही आराम से हमें दिख जाता है, मिल जाता है, तो क्यों ना एक अलायंस बनाया जाए और सोलर पे काम किया जाए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच वाले जो देश हैं उनका एक अलायंस आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तरह से आप कह सकते हो कि सारे देश शामिल हैं जितने उस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, और भी बाहर के भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने को ये याद रखना है कि इनिशिएटिव्स कौन कौन से सोलर अलायंस में आ सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट यहाँ भी आ सकता है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड टुवर्ड्स 1000 पॉलिसी, कॉमन रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म, सस्टेनेबल रिन्यूअल्स। ये आप मान के चलना, इनको एक एक दो दो बार पढ़ लेना। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट आता है सवाल कि ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है किसके तहत, ठीक है, इसमें कोई इंडिया का रोल है कि नहीं, क्योंकि अब सोलर अलायंस के साथ है तो हम भैया सब जगह ही रहेंगे। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड टुवर्ड्स 1000 पॉलिसी, इधर मेरी तरफ देखो ध्यान से, कॉमन रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म, सस्टेनेबल रिन्यूअल्स रिस्क मिटिगेशन इनिशिएटिव हो गया, अफोर्डेबल फाइनेंस एंड स्केलिंग सोलर अप्लायंसेस फॉर एग्रीकल्चर यूज़, एग्रीकल्चर वाला भी पार्ट यहाँ पर दिया गया है, सोलर इंश्योरेंस फंड भी दिया गया है, और सोलर पेमेंट गारंटी फंड भी दिया गया है। ये सारों को अपने को याद रखना है, सारे के सारे। अब कुरकुमा कक्चिंजनेस करके एक स्पीशीज़ है, ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, इतना ही याद कर लो बस बहुत है, ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ये क्या है। मणिपुर में ये डिस्कवर किया गया है, फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज़ है, ठीक है, सेकमई नदी के पास। तो मैं थोड़ा सा ये भी पढ़ाना चाह रहा था इसमें कि सेकमई नदी क्या है, सेकमई नदी कहाँ है, तो मणिपुर में है सेकमई नदी, ठीक है, अच्छे से लिख लेना। ग्रीन हाइड्रोजन तो सुना था, अब ये वाइट हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, तो आप हाइड्रोजन बाय सुदर्शन गुर्जर सर्च करना यूट्यूब पे, आपको ग्रीन हाइड्रोजन करके आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन करके आप जब सर्च करेंगे। तो वैसे ही आप वाइट हाइड्रोजन भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है कि फ्रांस के आसपास के रीजन में वाइट हाइड्रोजन हमें मिला है, और ये क्या है कहाँ पर, तो बेसिक आइडिया हमें कि इसे हम नेचुरल या गोल्ड जियोलॉजिक हाइड्रोजन भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम प्रकृति से ले रहे हैं ये, और ये हमें अर्थ के क्रस्ट से मिल रही, मतलब धरती के अंदर से मिल रही है सर, सीधी सी बात है। तो वाइट हाइड्रोजन के भी अपने जो है एडवांटेजेस हैं, बट कई बार हमें समझ नहीं आता कि आएगा कहाँ से। तो इसका जो मेन सोर्स है वो जियोलॉजिक है, ठीक है, भूगर्भिक है, याद रखना, मतलब ज़मीन के अंदर से ये इसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आप जो भी हाइड्रोजन प्रोडक्शन कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वहाँ ये सब कॉम्पेटिबल है, ये वाली उसमें सस्ता भी है, CO2 एमिशन नहीं है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में है। तो अपने आप में जो है ये US, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये मिला हुआ है। तो वाइट हाइड्रोजन के बारे में कम से कम बेसिक्स अपने को पता हो। अब ग्वालियर और कोझिकोडे में को जो है, ये जो दो जगह है, यहाँ पर हमें यूनेस्को के क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क में इनको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो लिटरेचर है कोझिकोडे के लिए लिटरेचर, और ग्वालियर का म्यूज़िक, इनको जो है वहाँ पर क्रिएटिव जो सिटीज़ हैं उसके अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्ट याद रख सकते हैं आप। उसके साथ साथ जो है इसमें कोझिकोडे मतलब केरला में जाना पड़ेगा। अच्छा, और बाकी आप फैक्ट याद रख सकते हैं, जयपुर का क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स है, वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक, चेन्नई क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक, मुंबई फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, खाना खाओ बढ़िया से खूब खाओ, और ये फिर है श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स वगैरह सब इसमें शामिल कर दिया गया है। आ रही है मेरी बात समझ में, ध्यान से सीधे बैठो जी। आगे बढ़ते हैं अब अपन। ये वाला जो थॉट है क्रिएटिव सिटीज़ वाला, ये सब 2004 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसमें हम क्राफ्ट्स,
फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूज़िक। मतलब भारत में लगभग आप देखोगे तो सारे ही लगभग कवर हो गए हैं, इसमें फिल्म वगैरह भी आ गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर जो है भैया भारत के और बांग्लादेश के, उन्होंने ज्वाइंटली एक बढ़िया से इनोग्रेट किया है 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बांग्लादेश में। अब यहाँ से आएगा क्वेश्चन कि ये कहाँ हैं, तो परेशान हो रहे हैं। अब अभी तो आपको हेडिंग समझ में आ गई कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। नए नाम होते हैं तो हमें कई बार समझ नहीं आता, तो अपने को पता होना चाहिए खुलना मोंगला कहाँ है। ठीक है, मैत्री सुपर थर्मल पावर ये कहाँ है। ठीक है, फिर उसके बाद में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक कहाँ है। तो ये मतलब परेशानी का सबक बन सकता है। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। ठीक है, ये मतलब आप कह सकते हो कि ब्रॉड गेज रेल रूट है अपने आप में। फिर मैत्री सुपर थर्मल, अब ये सब जो चीज़ें हैं मैप से समझो। अब ये खुलना दिखाई दे रहा है, खुलना मोंगला, ये शब्द रट लो, शरीर में चले जाने चाहिए कि बांग्लादेश है, म्यांमार का कोई झोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में अखौरा अगरतला, ये वाला पार्ट ये भी याद रखना है। अगरतला मतलब त्रिपुरा में चले गए आप, इधर चले गए बांग्लादेश में। तो ये नाम अच्छे से पढ़ लेना है सभी को। ठीक है भैया, खुलना मोंगला, फिर मैत्री तो हो गया, फिर अखौरा अगरतला, इस चीज़ को भी याद रखना है। सो प्लीज़ 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 नोट डाउन कर लेना। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है ऐसा यहाँ से, म्यांमार वाला, थाईलैंड वाले, इधर से लिंक वाले रोड वाले क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो खुलना और मोंगला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ लिया? चिट्टागोंग तो सुना ही होगा आपने बांग्लादेश में। हाँ भाई, रिसर्चर मान नहीं रहे हैं हार, फिर से इन्होंने कर लिया उड़ीसा में एक नया मछली का योगदान दिया है भैया, डिस्कवर कर ली इन्होंने कि हमें एक नई मछली मिली। देखिए, तो अपने को क्या करें सर हम इसका? कुछ नहीं, मछली की फ़ोटो मत देखो, कुछ तो आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। रहने दो बेटा, अभी तो मिला ही है नाम। जी हाँ, अबाउस मोटला। जी हाँ, अबाउस मोटला जो है ये क्या है, तो अपने को पता होना चाहिए, ये फिश है बस, और कुछ परेशान नहीं होना है इसमें। अब महानदी रिवर, महानदी रिवर में हम जैसे ही जाएंगे तो महानदी रिवर का मतलब क्या है, तो महानदी रिवर मतलब ये उन्हीं क्षेत्र में मिली थी ये नदी। कौन सी रिवर में हमें ये मिली थी फिश, अबाउस मोटला। खैर ठीक है, मतलब ये 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी महानदी रिवर के बारे में बेसिक चीज़ें तो अपने को पता होनी चाहिए। और वैसे भी आप इंडियन ज्योग्राफी की शाम को क्लास ले सकते हो, वहाँ तो ये सब चल ही रहा है, जिसमें हम शिवनाथ, जोंग, हसदो, माँ, देव, तेल, ओंग, ये सारी ट्रिब्यूटरीज सब कुछ रटा देता हूँ मैं शाम को 7 बजे। इसके बाद में भैया जो फसाई है, अब इनके द्वारा जो फूड सेफ्टी की हम बात कर रहे होते हैं, तो इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, तो इनको भी आप थोड़ा सा जो है पढ़ के जाना। अब इसमें क्या है कि एक चीज़ इसमें मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एक अलग से आप इसकी वेबसाइट पर विज़िट कर लेना ज़रा, और इसका इनिशिएटिव, इसकी शुरुआत एटलीस्ट थोड़ा सा इस पर प्रयास करना। मतलब ये पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 महीने से चर्चा में बना ही रहता है, हालांकि ये साल भर ही बना रहता है आप देखोगे तो एटलीस्ट एक करंट अफेयर्स पर्पज़ के लिए इसको ज़रूर पढ़ जाना आप। खैर आगे बढ़ते हैं। काम की चीज़ ये है कि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज को कॉम्बेट करने के लिए सब दुनिया अपना अपना एक कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेके आती है। तो भारत ने ये लिया था कि हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज, कि हम क्लाइमेट चेंज को सही करने के लिए हम एक एक्शन प्लान बनाएंगे। तो बोले ठीक है, ओके बना लो। उसी में एक इनिशिएटिव है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, क्योंकि हिमालय भी बड़ा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है सर, तो उसको भी हमें सस्टेन करना है। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आप क्लाइमेट पे ध्यान दे रहे हैं और क्लाइमेट और पृथ्वी बच गई, पृथ्वी बच गई, पृथ्वी बच गई, नहीं, ऐसे नहीं बचेगी प्रभु। आपको हर एस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा। तो हमें हिमालयन इकोसिस्टम इतना बड़ा, हमें मतलब एक तरह से गिफ्ट ही मान लीजिए कि इंडिया को दिया गया है सर, जोग्राफिकल एस्पेक्ट से देखोगे तो इसका ध्यान रखने के लिए हमने एक प्रॉपर मिशन चलाया गया था। तो ये याद रखना है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मिशन किसके द्वारा होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जी हाँ भैया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, नहीं तो कहीं लगाया है एग्रीकल्चर लगाया है, होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय लगाया है, बहुत काम है उनको भी। अब इनको दो थोड़ा सा साइंस टेक्नोलॉजी, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर क्या है कि सर्वे ने जो है 50 ग्रास की वेराइटीज़ आइडेंटिफाई की हैं। वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता कहाँ की, ये ज़रूरी है। गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये कहाँ है तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो गुंडला के लिए भैया अपने को जाना पड़ेगा साहब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश याद रखना, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हिल्स हैं, उनके बीच में आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, मंत्रालम्मा और नंदी कनुमा। तो मंत्रालम्मा
लमना करके जो कनुमा करके या नंदी कनुमा के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपके लिए मैंने ये थोड़ा हाईलाइट कर दिया, मन करे तो पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ आता है तो अपन ने जो नॉर्मली पढ़ा हुआ नल्लामाला हिल्स उसके आसपास देखने को मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद में गुंडलाकम्मा नाम इसलिए आया कि वहाँ पर नदी भी आपको देखने को मिलती है। नज़दीक वाला नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। तो अपने को कम से कम पता रहे गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अपने को आंध्र प्रदेश के रीजन में याद रखना है। मैप में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बिल्कुल इधर आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना के नज़दीक। तो अगला ज्वालामुखी है भैया आइजेन, ठीक है। अब आइजेन याद हो तो ठीक है, नहीं तो इंडोनेशिया से आई बना के आइजेन बना लेना इसको। सो ये ज्वालामुखी है, उद्गार हुआ था रिसेंटली, तो ये अपने को याद करना है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इंडोनेशिया वर्ल्ड में जाओगे तो यहाँ मिलेगा। ये जावा आइलैंड है, वहाँ पर अपने को याद रखना है, ठीक है, जावा। इसके बाद में एक बड़ा ही थिक लेयर ऑफ फोम देखने को मिला है हमें, भले ऐसे इसको टॉक्सिक बोल सकते हो, पोल्यूटेंट की नज़र से बोल सकते हो। ये पावना रिवर पे अपने को देखने को मिला। अब पावना रिवर कहाँ है ये तो ये अपने को पता होना चाहिए। पावना रिवर के लिए हमें जाना पड़ेगा सर जी वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जाए, अब वेस्टर्न घाट मतलब ये इधर चले गए आप महाराष्ट्र के रीजन में, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जी हाँ। तो इसको आप कम से कम अच्छे से याद रखना, पावना नगर डैम हो चाहे पावना हो, अच्छे से याद रखना है। ये रिवर का संबंध भीमा रिवर से है। और भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है कमेंट में बताएंगे आप मेरे को। बाकी पावना रिवर महाराष्ट्र की, वेस्टर्न घाट की, और भीमा रिवर अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है भाई ग्रैप। ये तो वैसे भी हर बार ठंड में न्यूज़ में रहता ही है। व्हाट इज ग्रैप सर? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब एक्चुअल में दिल्ली का जो प्रदूषण है उसको टैकल करने के नए नए इनिशिएटिव्स हैं। बट एक बात मैंने बस इस करंट अफेयर्स को इसलिए लेकर आया हूँ कि जब भी आप मेंस में दिल्ली पोल्यूशन या कोई भी सिटी का पोल्यूशन के बारे में लिखे तो दिल्ली में ज़रूर इसका एग्जाम्पल दें, क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड प्लान है। मतलब एक तरह से उनके द्वारा ये अप्रूव किया गया था कि भाई जितने आपके इनिशिएटिव हो तो चलो सब ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन ये कोई एक ऐसा प्लान आप बनाइए जिसमें तुरंत आप एक्शन ले पाओ। कि जैसे बड़े बड़े ट्रक्स का आवागमन बंद कर दिया, स्कूल्स बंद कर दिए यदि ज़्यादा समस्या हो तो एकदम जो एक्शन प्लान वाली चीज़ होती है वो इमरजेंसी मेजर्स जिसको हम कहते हैं, तो उससे रिलेटेड है सर ये, ठीक है। और जब एक थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है, ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो उस टाइम ये फिर लागू करने पड़ते हैं अपने को। तो ये 2016-17 से ये चीज़ चली आ रही है। और दूसरे कोई राज्य ज़्यादा इसमें अभी नहीं, सिर्फ दिल्ली के लिए हम लोग बात करते हैं। जिसमें जैसे स्टेज 1 हम क्या करते हैं कि भाई धीरे से जो है, यदि थोड़ी मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी ऑफ एयर है तो उस समय हम लोग जितने भी ये स्वीपिंग वॉशिंग रोड जो है ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें सही करने लगते हैं। मतलब पानी डालेंगे तो ज़्यादा धूल वगैरह कम उड़ेगा, तो और ज़्यादा जो है एयर पोल्यूशन थोड़ा सा हम कम ही कर पाएंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्टली दिक्कत तो देते ही हैं। फिर थोड़ा सा हम फायर क्रैकर्स वगैरह पे बैन करना शुरू करते हैं। फिर स्टेज 2 जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर डीजल जनरेटर्स वगैरह बंद करना, ठीक है। फिर जो ब्रिक ईंट वगैरह के जो काम है उनको बंद करा देना। फिर जो है ओड इवन स्कीम जो है चालू कर देना, ट्रक की एंट्री बैन कर देना। ये सब अलग अलग स्टेजेस पे काम करते हैं। तो ये क्या एक एक्शन प्लान है। तो ये दिल्ली में इसका आप हमेशा एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक कमीशन बना है फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, जी हाँ। स्पेशली एक एक्ट बनाया गया था रिलेटेड विद द एयर पोल्यूशन को सही करने के लिए। तो इसका भी आप ज़रूर मेंशन करें मेंस में कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम कोऑर्डिनेशन रिसर्च आइडेंटिफिकेशन कर सकें रिलेटेड विद द पोल्यूशन को कम करने के लिए, जी हाँ। अब इसमें जो है आजकल जो नई चीज़ आ रही है वो ये है कि जो भी BS पुराने वाले जो इंजन चल रहे हैं, जी हाँ, उनको बंद करके और हमें इनडायरेक्टली BS6 इंजन को प्रमोट करना है। सीधी सी बात है, क्योंकि सल्फ़र का रिडक्शन उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है, पोल्यूशन कम होता है। जो भारत स्टेज इंजन है जो आजकल नए आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं, जो यूरो स्टैंडर्ड्स के हैं, उनमें आपको प्रदूषण कंपेरेटिवली कम देखने को मिलता है। इनफैक्ट कंपेरेटिवली क्या मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो नहीं है वो कंप्लायंस में, मतलब BS4 में अभी भी चला रहे हैं, जो है राजदूत चला रहे हैं, बंद कराओ ऐसा। तो उसका ये चीज़ें धीरे धीरे इनिशिएटिव के अंतर्गत ये सब आ रहा है, तभी चीज़ें एकदम कम हो पाएंगी। अब भूटान के जो किंग थे वो आ गए थे असम में भैया, अब असम में आ तो गए तो वो अच्छी बात है। हमारे लिए करंट अफेयर्स काम का ये है कि वहाँ पर जो कामाख्या टेम्पल है उसके पास एक हिल्स एंड दैट इज़ नीलांचल हिल लैंड, वो अपने को याद रखना है कि असम में, ठीक है, नीलांचल हिल अच्छे से याद रखें, भूलना नहीं है इसको भी। वेस्टर्न घाट में जंपिंग स्पाइडर मिला है सर। अरे वाह सर जी, जंपिंग स्पाइडर देख रहे हो आप, जी हाँ। पेनकोरिस सेबास्टियनी, रहने दो इसको भले ही, पर जंपिंग स्पाइडर याद रख सकते हो। कहाँ मिला? शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ मिला है? शेंदुरने, शेंदुरने, नेयार, पेपापरा, ये वेस्टर्न घाट, केरला। आहा, केरला याद रखना है सबको, भूलना नहीं है। बहुत बढ़िया जो है
ये अगस्त्यामलई बायोस्फीयर रिजर्व के नज़दीक आपको देखने को मिलता है, और मतलब महत्वपूर्ण है सर। इसको आप थोड़ा सा लोकेशन देखेंगे तो बिल्कुल नज़दीक देखने को मिलेगा। अगस्त्यामलई मतलब कार्डमम, कल ही तो पढ़ा था यार शाम के 7 बजे वाली स्पेशल क्लास में। बहुत बढ़िया, शेंदुर नहीं, केरला को याद रखना है, ठीक है। अब भैया जापान के साइंटिस्ट अलग हार नहीं मान रहे हैं, उन्होंने बना दिया एक प्लास्टिक, सेल्फ हीलिंग प्लास्टिक बना दिया, स्ट्रॉन्गर है, और ऐसा बोला जाता है कि थोड़ा पार्शियली बायोडिग्रेडेबल है। मतलब उसको बायोडिग्रेडेबल मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि उसको वो थोड़ा पोल्यूशन कम करेगा, सीधी बात है। मिट्टी में बड़े आराम से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा वो। जी हाँ, मतलब डिग्रेड हो सकता है। जी हाँ, और आजकल का प्लास्टिक तो बहुत दिनों तक, सालों तक रखा रहता है ऐसे ही। तो ये थोड़ा सेल्फ हील भी है, टूटेगा तो जुड़ भी जाएगा। बोले देख रहा हो, स्ट्रॉन्गर भी है, मजबूत भी है। उसके लिए उन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है विट्रीमर, एपॉक्सी रेजिन विट्रीमर पर। ये एक तरह से कह सकते हो, वॉज बेस्ड ऑन, विच इज़ बेस्ड ऑन। तो इसको सस्टेनेबल प्लास्टिक भी बोल रहे हैं कि मतलब इनडायरेक्टली ये प्रदूषण थोड़ा सा कम कर रहा है। तो बोले ये भी ठीक है साहब। तो ये विट्रीमर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी एक रिसेंट क्लास मतलब कैटेगरी है प्लास्टिक की। उनकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव स्ट्रेंथ है लो टेम्परेचर्स पर। ये रीशेप किया जा सकता है बार बार। तो ये प्लास्टिक से संबंधित है, एटलीस्ट अपने को याद रखना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा पोल्यूशन को भी कम करता है, बायोडिग्रेडेशन इसका आसानी से हो सकता है। तो ये अपने को याद रखना है। एक आध दो स्टेटमेंट इसके बन सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विट्रीमर। बताइए क्या है। तो ये एक प्रकार का लोहा है जो उड़ीसा में मिला है। लो नहीं, जापान के द्वारा बनाया गया एक नया प्लास्टिक है। सेल्फ हीलिंग, जी हाँ, मटेरियल सर्कुलेशन, शेप मॉर्फिंग, जो भी मतलब जिस शेप में आपको देना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जापान में भैया एक आया है नया आइलैंड, बिल्कुल, ओगासावर आइलैंड। ओगासावर आइलैंड में जो है इनको ज्वालामुखी यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर वो ज्वालामुखी ऐसा था कि जिसमें वाटर वेपर्स के साथ में लावा भी देखने को मिला है। और जब मैग्मा वाटर साथ में निकलता है तो ऐसे एक्सप्लोजन को हम, जी हाँ, ऐसे एक्सप्लोजन को हम फ्रीटोमैग्नेटिक इरप्शंस भी कहते हैं। जी हाँ, फ्रीटोमैग्नेटिक इरप्शन। तो फ्रीटोमैग्नेटिक इरप्शन कल को आ सकता है ज्वालामुखी के नाम पे कि क्या होता है। तो दैट इन्वॉल्व्स बोथ मैग्मा एंड वाटर, सब कुछ रहता है इसमें। तो इस चीज़ को अपने को जो है थोड़ा सा याद रखना है। और फिर धीरे धीरे ये कहाँ की बात हो रही, तो ये अपने को याद भी रखना है कि कौन सा आइलैंड है सर ये। तो ओगासावारा आइलैंड जो है पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। और जापान के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, मतलब यहाँ हमें जाना है, ठीक है। तो आर्कीपेलागो याद रखना है, भूलना नहीं। ओगासावारा आर्कीपेलागो, डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है यहाँ से। इसके बाद में एडाप्शन गैप, जो एक तरह से रिपोर्ट है, वो ये कहती है, ये हालांकि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एनुअली पब्लिश की जाती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इस गैप रिपोर्ट के द्वारा ये पता लगता है कि जितना हमें कंट्रीब्यूट करना था क्लाइमेट चेंज या जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को संभालने के लिए, वो कंपैरेटिवली उतना हम नहीं कर रहे हैं। या कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा एक दो चीज़ें हम देखें तो इसमें यह है कि 2050 तक ये जो आप अभी इस समय कुछ इसमें अडेप्टेशन के लिए या एक तरह से आप कह सकते हो कि क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए जो अभी कॉस्ट आज दे रहे हैं वो लगभग 2050 तक कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 10 से 18 गुना ज़्यादा हो जाएगी। जी हाँ, और इसका ये मतलब है कि उस कॉस्ट को यदि हमें कम करना है तो आज से ही हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब भी करेगा। तो एक समय है कि उसको बेहतर बनाए रखें हम। जी हाँ, और कोशिश करें कि जो फाइनेंस अभी जितनी ज़रूरत है वो आराम से चीज़ें मिल जाए ताकि हम ग्रीन हाउस एमिशन को कम कर पाएँ, क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ पाएँ। तो वो रिपोर्ट थी, बेसिक रिपोर्ट किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये याद रखना है। एक रिवोल्यूशनरी फ्यूल आया है सर, MD15। अब ये MD15 क्वेश्चन का डायरेक्ट करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पेशल फ्यूल डेवलप किया गया है ये RDSO के द्वारा, मतलब रेलवे रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उनके द्वारा। अब ये क्या है, तो ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि एक ब्लेंडेड फ्यूल है, मतलब मिलाया गया, क्या क्या मिलाया, जिसमें मिथेनॉल है, बाकी मिनरल डीजल है 71%, और 14% जो है एकदम इंडिजिनसली डेवलप्ड एडिटिव्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड की हैं इन्होंने जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, अब ये क्या है, तो इसमें इसका परफॉर्मेंस, कंबशन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बेहतर हो गया है। जो डीजल का कंजम्पशन है 15% तक कम हो जाएगा, मतलब इसका असर आखिरी तक है कि हमें फिर उधर से लेना भी कम पड़ेगा, पैसा भी कम लगेगा।
तो हमारा जो डिपेंडेंसी है तेल की वो थोड़ी सी हम कम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बेनिफिट्स में आती हैं। तो अपने को याद रखना है कि किसके द्वारा बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो डीजल का कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं, मतलब हम इनडायरेक्टली प्रदूषण पे भी काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है। अब भैया एक ज्वालामुखी है कामचाटका पेनिनसुला, जो रशिया वाला अपना हिस्सा है ना, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्ल्यूसेवस्कॉय वोल्केनो करके ये है, तो देख लीजिएगा, मन करे एक आध बार तो कम से कम पढ़ लेना। और काफ़ी विस्फोटक है, मतलब ये लेयर बाय लेयर इसमें लावा ऐश जुड़ता है, तो स्ट्रेटो वोल्केनो है, मतलब परतदार शंकु बनता है इसमें। तो कामचाटका पेनिनसुला कहाँ पर है, ये चीज़ अपने को देखना है। इधर आपको ये देखने को मिलेगा क्ल्यूसेवस्कॉय वोल्केनो। इसके बाद में सेंट हेलेंस माउंटेन कहाँ है, तो सेंट हेलेंस माउंटेन अपने को दिखाई देगा नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, वोल्केनो का रीजन है, भूकंप बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर भी आए हैं। तो माउंट सेंट हेलेंस यूएसए का है। फ्री स्पेशल क्लासेस ज़रूर लें मेरी, शाम को 7 बजे अनअकैडमी पर सुदर्शन गुर्जर सर्च करें, और यहाँ पर आप बिल्कुल डायरेक्ट फ्री क्लास ले सकते हैं। और आप कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हैं यूपीएससी की, सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी का 50% तक डिस्काउंट चल रहा है। साथ में 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट भी है, कॉम्बैट टेस्ट भी है भैया, फ्री टेस्ट दीजिए आप। और फाउंडेशन नए बैच शुरू हो रहे हैं 4 दिसंबर से, तो इन बैचेस का आनंद लें। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू कैन यूज़ दिस कोड SGYT10। थैंक यू सो मच।